ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट, वर्किंग नोट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड क्लास है, ठीक है। ये हम लोग का क्लास 2 है, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट का हम लोग का क्लास नंबर 2 है। और हम लोग पिछला क्लास में क्या क्या पढ़े थे, तो पिछला क्लास में हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़े थे और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़े थे, ठीक है। आज उसी फॉर्मेट को हम लोग को सामने रखना, अगर कॉपी में लिखा है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर ज्यादा नहीं लिखा है तो और अच्छा बात है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसा भी किया है उसी तरह हम लोग सामने उसको रखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग के सामने आएगा, बैलेंस शीट के सामने जैसे जैसे मेन पॉइंट को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो इधर आएगा बैलेंस शीट का, इधर उधर तो होता नहीं, इसमें तो सीधा होता है। इसमें बैलेंस शीट में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा वो आएगा शेयर कैपिटल। तुम ध्यान से देखते जाना और ज्यादा कोशिश करना, लिखते जाना। अगर रजाई के अंदर है तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम लोग का क्या आएगा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। प्रीफरेंस पूरा लिख देते हैं, उनको क्वेश्चन बोले क्या लिखे हैं। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग का कॉल्स इन एरियर रहा तो माइनस होगा, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अगर रहा तो माइनस होगा, और अगर फॉरफिटेड शेयर रहा तो प्लस होगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहे, तुम लोग को बहुत सुटेबल तरीका से समझा रहे हैं, जो है वही समझना, ज्यादा उल्टा पुल्टा समझेगा फिर चैप्टर ऊपर से पार होने लगेगा। तो हम लोग शेयर कैपिटल में जितना तरह का इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा हम लोग शेयर कैपिटल के हेड में लिखेंगे, जितना प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा शेयर कैपिटल के हेड में लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर रहेगा तो उसी में से हम लोग जोड़ लेंगे पेड अप कैपिटल को, माइनस कर देंगे, ठीक है। और फॉरफिटेड शेयर अगर बाय चांस हम लोग का रहा तो उसी में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। उसका तुम लोग सेकेंड टॉपिक तुरंत देख रहा होगा कि हम लोग लिखे थे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाएगा, जितना तरह का रिजर्व है, जितना तरह का सरप्लस है सब इसमें जाएगा। लेकिन हम लोग अभी लिख देते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आरईएस लिखने मतलब रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, पेमेंट। रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जितना मिला जुला के जितना तरह का रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व लिखा गया, नहीं लिखा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है। ऐसा वैसे रिजर्व फंड सही में नहीं दिया वाले हम लोग इसमें लिखाएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, ये सब लिखाएगा। और कुछ आइटम हम लोग का निगेटिव में भी जाएगा, ठीक है। कुछ आइटम हम लोग का निगेटिव में जाएगा, जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस माइनस में जाएगा, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस मतलब प्रारंभिक व्यय माइनस में जाएगा। तो कुछ ये दो आइटम हम लोग का ज्यादा निगेटिव में जाता है, ठीक है। कितना जाता है, दो आइटम हम लोग का निगेटिव में जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब बड़ा क्वेश्चन हम लोग के सामने आएगा तो हम लोग को तुरंत, जैसे हम लोग के सामने आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तुरंत हम लोग समझ जाएंगे अरे ये तो बैलेंस शीट का किसमें जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। जैसे हम लोग के पास पीएल का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, समझ जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस होता है। जैसे हम लोग के पास प्रीमिलरी एक्सपेंसेस आ जाएगा लिखा हुआ, तुरंत हम लोग को माइंड में याद रहना चाहिए कि ये हम लोग का जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा, ठीक है। इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा
तो हम लोग को चैप्टर पूरा अच्छा से समझ में आएगा। नहीं याद रहेगा तो हम लोग फॉर्मेट को सामने रखेंगे और देख देख के लिखेंगे, एग्जाम में फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनाएंगे। लास्ट हम लोग का बहाना यही रहेगा कि चैप्टर बड़ा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ठीक है, जो जो मेन टॉपिक है जो हम लोग का क्वेश्चन में मिलेगा हम वही बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है लंबा समय के लिए उधारी लेना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है जो हम लोग लंबे समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, उधारी लेते हैं। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। डिबेंचर डिबेंचर आएगा, इसमें बॉन्ड आएगा और लोन आएगा, बस। अब लोन मॉर्गेज रहे या बिना मॉर्गेज का रहे, दोनों आएगा। ठीक है, तो डिबेंचर और लोन शॉर्टकट में क्या याद रखना कि हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एकदम ध्यान से समझना। इसका वीडियो भी तुम लोग का बना देंगे तो बहुत अच्छा तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार घुमा घुमा के देखना और ये नहीं सोचना कि सर का कहीं व्यू ज्यादा चल जाए तो दुतल्ला सर न बना ले। ठीक है, इसको तुम लोग अपना पर्सनल बेनिफिट को लेकर देखना। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद हम लोग चल जाएंगे, कहा गया, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद हम लोग का आता है क्या, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो वैसे तो हम लोग का इसका जरूरत नहीं है, हम लोग जब अभी बनाएंगे, फिलहाल जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसका जरूरत नहीं। तो डिफर्ड टैक्स क्या होता है, एक प्रकार का लायबिलिटीज है। ये क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम मोर देन टैक्सेबल इनकम। क्या होता है कि जितना हम लोग का टैक्सेबल इनकम है ना उससे ज्यादा हम लोग का अकाउंटिंग इनकम हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो डिफरेंस रहता है ना उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। एक डिफर्ड टैक्स एसेट्स में भी हम लोग का जाता है। वो क्या होता है, हम लोग का टैक्सेबल इनकम जो होता है, अकाउंटिंग इनकम जो होता है लेस देन टैक्सेबल इनकम। जो अकाउंटिंग इनकम होता है वो टैक्सेबल इनकम से कम होता है, तो उस डिफरेंस को हम लोग वहां पर लिखते थे। ये फिलहाल अभी हम लोग का नहीं आएगा। ठीक है, इनकम टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं, एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है, जो हम लोग का इंडिया में जो इनकम टैक्स रूल चलता है उसके अनुसार कितना अकाउंटिंग इनकम होना चाहिए उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग का जरूरत पड़ता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर, आइए थोड़ा बड़ा ही लेसन है, बड़ा ही फॉर्मेट है और हम लोग बड़ा क्लास में भी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और LIAB लिख देते हैं, इसका मतलब लायबिलिटीज पढ़ना। वैसे उतना बुड़बक तुम लोग है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब होता है जो हम लोग लंबे समय के लिए हम लोग लेते हैं, जो 12 महीना से ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो हम लोग मोर देन 12 मंथ। ठीक है, जो हम लोग 12 महीना से ज्यादा के लिए अगर हम लोग पेएबल कुछ लेते हैं तो हम लोग का लिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को क्या बोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ज्यादातर आता है जो 12 महीना से ज्यादा के लिए प्रोविजन करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग का क्या आता है पता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लाई। एम्प्लाई जो PF सब नहीं होता है, एम्प्लाई बेनिफिट। देखो इसमें ज्यादातर क्या आता है पता है, वही प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर फ्यूचर फंड, जो प्रोविडेंट फंड रहता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लंबा चलता है, तो लंबा में वही चलता है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए वही चलता है, प्रोविडेंट फंड ही चलता है हम लोग का। शॉर्ट टर्म, उसके बाद आ जाओ हम लोग करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, जो तुम ध्यान से सुना, खाली लिखना, बहुत कुछ हम यहाँ लिख नहीं रहे, बहुत कुछ हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब होता है जो 1 साल के बाद, ध्यान देना, जो 1 साल के बाद हम लोग को देना रहता है, पेबल रहता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जो 1 साल के अंदर, ठीक है, विदिन 12 मंथ एनी अमाउंट पेबल इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। मतलब अगर 1 साल के अंदर 12 महीना के अंदर अगर कुछ पेबल होता है तो उसको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। अब करंट लायबिलिटीज में हम लोग बहुत टॉपिक हम लोग का आया था।
ठीक है, हम लोग का क्या क्या आया था तो देखो ध्यान से एक बार और समझ लो इसका। देखो वहां तक तो हम लोग कहा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तक हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से यहाँ पर हम लोग आ जाओ करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। मतलब ये जो हम लिखे हैं ना, जो जो मेन मेन मिलेगा वो लिखे हैं, एक दो और एक्स्ट्रा मिलेगा तो जिसमें क्वेश्चन में आएगा उसमें सोचा जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से ट्रेड पेबल याद रखना, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल एकदम दिमाग में इसको सेट कर लो। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। और अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटी मतलब और क्या क्या है जो हम लोग को एक साल के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इनकम रिसिव्ड इन एडवांस अगर हमने ले लिए तो तुरंत उसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। अनपेड डिविडेंड, अगर डिविडेंड हम लोग का पेड नहीं किए तो कॉल इन एडवांस। अनक्लेम, जो अभी क्लेम नहीं हुआ है अगर वो बाद में क्लेम कर देगा उसको पेमेंट करना है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को अदर करंट लायबिलिटी में, तो इसका फॉर्मेट हम लोग को एकदम अच्छा से याद रखना है। जो टॉपिक जैसे जैसे तैसे बैलेंस शीट नहीं बनेगा, एक बात क्लियर है, ठीक है। जैसे तैसे हम लोग का बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, तो फॉर्मेट डिट्टो फॉर्मेट हम लोग को याद रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म जैसे हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं दे दिया, तुरंत हम लोग को समझ जाना है वो कहां जाएगा, ठीक है। वो हम लोग का जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। उसके बाद आ जाओ एसेट्स में। एसेट देखो फिक्स एसेट सबसे पहले आएगा। जब भी हम लोग एसेट्स का शुरुआत करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक तुरंत आएगा फिक्स एसेट्स। तो उसमें देखना है टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसका फिजिकल शेप है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। एक होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब हम लोग जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, लेकिन उसका मनी वैल्यू जैसे गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, रेसिपी हो गया, फॉर्मूला हो गया, मॉडल हो गया, डिजाइन हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, ये सब हम लोग का दिखाएगा इंटेंजिबल में। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा याद रखना, जब तक वो करंट इन्वेस्टमेंट लिख न दे, जब तक हम लोग 12 महीना से कम लिख न दे तब तक हम लोग को वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही कहेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर हम लोग कोई कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा 12 महीना एक साल से ज्यादा के लिए ही करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट समझो हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं करंट एसेट, जो हम लोग विद इन 1 ईयर के लिए, विद इन 1 ईयर के लिए हम लोग अपने पास रखते हैं या तो फ्लैक्चुएट करते रहता है हमेशा, ठीक है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, तो स्टॉक, लूज टूल्स, स्पेयर, स्टॉक, ये सब टॉपिक रहेगा, तो हम लोग कहां लिखेंगे, इन्वेंट्री में लिखेंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हम बोले ये दोनों हमेशा रहेगा, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड लिखेंगे, कैश एट बैंक लिखेंगे, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स में हम लोग आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब टॉपिक हम लोग का आएगा इसमें। एक्योर्ड इनकम भी आ सकता है, अर्न बट लक्ष्मी नोट दर्शन, ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग का इसमें आएगा। तो ये मोटा मोटी हम लोग का क्या कंप्लीट हुआ, बैलेंस शीट का। अभी मोटा मोटी किसका कंप्लीट हुआ, सिर्फ बैलेंस शीट का हम लोग का वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद बताने जा रहे हैं जो हम लोग पीएल बनाए थे, ठीक है। तो पीएल भी हम लोग फॉर्मेट निकाल के रखो और इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले हम लोग का जब पीएल अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम लोग का सबसे फर्स्ट में आया था। हमेशा हम बार बार एक टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग को फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे याद करें, लिख के याद करें, हंस के याद करें, जैसे करें याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनते बनते चैप्टर ही लास्ट हो जाएगा, याद रखना, इसलिए एक बार इसको रीडिंग डालना है। तो इसमें हम लोग को लिखना है सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है। ग्रेजुएशन को भी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि देखो जितना भी हम लोग का वैकेंसी आ रहा है सब ग्रेजुएशन पर ही आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम लोग को एक्साइज ड्यूटी रहेगा तो माइनस कर देना,
जिसका प्रमोटेड लग रहा है ना उसको पूछो क्या हाल है। पढ़ना चाह रहा लेकिन प्रमोटेड लग जा रहा है, इसलिए तुम ध्यान से निकलते चल जाओ। ठीक है, सेल्स, सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेकेंड था हम लोग का अदर इनकम। तो एक चीज देखना, तुम लोग फॉर्मेट अगर सामने रखा होगा तो पूरा फॉर्मेट में, ठीक है, पूरा फॉर्मेट में हम लोग का इनकम का एक ही कॉलम था। पूरा फॉर्मेट में हम लोग का इनकम का एक ही कॉलम था। तो जितना तरह का इनकम रहेगा, वो इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, वो डिविडेंड इनकम भी हो सकता है। कंपनी में ही सब ना आएगा, डिविडेंड इनकम हो सकता है, या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स हो सकता है, ठीक है, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकता है। बोलने का मतलब है 100 बात का एक बात, कि कोई तरह का भी इनकम रहेगा, वो हम लोग अगर पहचान गए कोई इनकम है, तो हमेशा याद रखना है कि वो हम लोग का अदर इनकम में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे उतरेंगे धीरे धीरे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग को खाली छोड़ देंगे, वैसे होता क्या वो बता देते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम लोग का आता है क्या टॉपिक तुम लोग के पास होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अदर इनकम के बाद एक्सपेंसेस आता है, उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर लिख देते हैं फॉर्मूला अपना, हम लोग आलसीपन को त्याग देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। ठीक है, नेट तो तुम लोग जानता ही, हम तुम लोग को बताए थे नेट क्या होता है। ठीक है, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, 4 नंबर में हम लोग का तुरंत आ जाता है क्या, परचेज। ठीक है, 4 नंबर में हम लोग का तुरंत क्या आएगा, परचेज। परचेज तो जान ही रहा है मैं क्या, हम लोग परचेज मतलब परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, समझो अच्छा से, नेक्स्ट टॉपिक आया था हम लोग का चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, याद रखना, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब माइनस कर देना ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक में, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखना है, प्लस में आएगा तो प्लस में लिखना है। ठीक है, माइनस में आएगा तो माइनस में लिखना है, प्लस में आएगा तो प्लस में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमेशा याद, हम छोटा सा बात लिख देते हैं, हमेशा याद रखना सैलरी जाएगा, वेजेज जाएगा, और वैसा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जाएगा। चलो यहां तक हो गया, हम लोग पहुंच गए, एक लिखते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाजम बहुत इस बैलेंस शीट जैसा इसका बड़ा नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट में याद रखना, फाइनेंस कॉस्ट में जितना तरह का इंटरेस्ट पेड रहेगा सब लिखाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, जितना तरह का इंटरेस्ट पेड रहेगा इसमें सब लिखाएगा। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट के बाद हम लोग का आता है डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेसिएशन तो हम लोग जानते ही हैं, जितना तरह का डिप्रेसिएशन लगेगा सब इसमें जाएगा, ये समझाने वाला बातें नहीं है। अदर एक्सपेंसेस जो ऊपर में फिट नहीं बैठा, ठीक है, जो ऊपर में फिट नहीं बैठा, जैसे ऊपर में क्या नहीं फिट बैठा,
जैसे सैलरी चल गया इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस में, इंटरेस्ट चल गया फाइनेंस कॉस्ट में, सैलरी चल गया इम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंसेस में, सैलरी, वेजेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो बाकी तो और एक्सपेंसेस है, वो सब कहाँ लिखाएगा? तो वो सब इसमें लिखाएगा। जैसे जितना तरह का खर्च है, जैसे मतलब जितना तरह का खर्च है, कैरिज पर फ्रेट, जितना तरह का सब लिखाएगा। उसके बाद सैलरी तो चाहे रेंट लिखाएगा, लिख ही देते हैं कुछ कुछ, रेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, बेड डेप्थ हो गया, जो ऊपर में फिट नहीं बैठा, टेलीफोन चार्ज हो गया, और क्या हो सकता है, स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद रिपेयर हो गया। ठीक है, रिपेयर के बाद हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सब जितना तरह का है सब लिखाएगा। जैसे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सब लिख लेना सब अच्छा से। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद तुम्हारा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हो गया। ठीक, डिस्काउंट अलाउड के बाद हम लोग का जैसे कमीशन पेड हो गया, मतलब जितना खर्चा अब है ऊपर में जो हेड में नहीं आएगा सब बाकी हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में लिखाएगा। ठीक है, जितना तरह का है। ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस हो, परचेज एक्सपेंसेस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, किसी भी तरह का रहेगा वो हमेशा हम लोग का इसमें लिखाएगा। ठीक है, और फाइनेंस कॉस्ट में जितना तरह का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रहेगा सब फाइनेंस कॉस्ट में लिखाएगा। तो देखो हम लोग आज वाला क्लास में क्या पढ़े कि जितना तरह का हम लोग का बैलेंस शीट का वर्किंग नोट जो मेन मेन है, और जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेन मेन है। ठीक है, इसको लिख लेना, उसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा। लेकिन इसके लिए फॉर्मेट और वर्किंग नोट दोनों याद रहना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम लोग को चैप्टर समझ में आएगा।